कल्पना कीजिए, एक आदमी अपनी पत्नी को स्वर्ग से भेजी गई परी कहता है। वो दुनिया के सामने कस्में खाता है कि वो उसके बिना एक पल भी नहीं जी सकता, और फिर वही आदमी उसी रात अपने फोन में एक खौफनाक ब्लूप्रिंट टाइप करता है, जिसकी आखिरी लाइन होती है कि उसके सिर में छेद कर दो। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिल्कुल, हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो चीज बाहर से जितनी खूबसूरत और परफेक्ट दिखती है वो अंदर से भी उतनी ही सुरक्षित होगी। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्यार और कंट्रोल यानी नियंत्रण के बीच की वो बारीक लकीर आखिर कहाँ खत्म होती है, और कब ये सो कॉल्ड डिजिटल डिवोशन एक जानलेवा जाल बन जाता है। मैं आज इसी विषय पर गहराई से चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। और मैं भी। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो मैसाचुसेट्स के गार्डनर शहर में घटी इस भयानक घटना के बिल्कुल केंद्र में है। अक्टूबर 2023 की उस शांत रविवार की सुबह को समझना सिर्फ एक अपराध को समझना नहीं है, ये उस पूरी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को डिकोड करना है जो इस खतरनाक बिंदु तक पहुंची। हाँ, क्योंकि जब 4 छोटे बच्चे जिनकी उम्र सिर्फ 2 से 9 साल के बीच है, जब वो अपने पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक देकर कहते हैं कि उनके पिता गायब है और माँ ऊपर बेडरूम में उठ नहीं रही हैं, मतलब ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं था, है ना? बिल्कुल नहीं। ये सालों से चले आ रहे एक खामोश नियंत्रण और अलगाव के पैटर्न का चरम था। जब पुलिस वहां पहुंची तो उन्हें 30 वर्षीय ब्रियन पेनिंगटन का शव मिला, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि कमरे में किसी भी तरह के संघर्ष का कोई निशान नहीं था। कोई भी नहीं। कोई निशान नहीं। और 33 वर्षीय आरन पेनिंगटन अपनी सफेद BMW के साथ पूरी तरह से गायब था। यह दृश्य अपने अपने बहुत विचलित करने वाला है, लेकिन जो चीज मुझे इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा झकझोरती है वो है ब्रियन के जीवन का वो भारी विरोधाभास। मतलब अगर हम उनके सोशल मीडिया को देखें तो सब कुछ किसी मैगजीन के कवर जैसा लगता है। एकदम परफेक्ट तस्वीर। वही तो, कैलिफोर्निया से मैसाचुसेट्स आना, फिर 42 चेरी स्ट्रीट पर 1880 के एक ऐतिहासिक घर को खरीदना। इंस्टाग्राम पर वो एक बहुत ही खुशहाल महिला के रूप में दिख रही थीं। वो एक मेकअप आर्टिस्ट थीं, उस पुराने घर का जीर्णोद्धार कर रही थीं, और यहाँ तक कि पिछवाड़े में विदेशी मुर्गियां भी पाल रही थीं। हाँ, जो कि आज के सोशल मीडिया ट्रेंड्स में बहुत लोकप्रिय है। बिल्कुल। ये सब मुझे एक बेहद खूबसूरत थिएटर सेट की तरह लगता है, जहां सामने से लाइटिंग और सजावट एकदम शानदार है, लेकिन अगर हम मंच के पीछे जाएं तो पता चलता है कि दीवारें दीमक से खोखली हो चुकी थीं और छत बस गिरने ही वाली थी। वो थिएटर सेट वाली उपमा यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि वो जो परफेक्शन का मुखौटा था वो असल में एक बहुत गहरी और खतरनाक सच्चाई को छिपा रहा था। कैलिफोर्निया से मैसाचुसेट्स तक का वो सफर महज एक भौगोलिक बदलाव नहीं था। तो ये क्या था? एक सोची समझी चाल? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हाँ, दुर्व्यवहार करने वालों के लिए आइसोलेशन यानी अलगाव सबसे पहला और सबसे प्रभावी हथियार होता है। जब किसी व्यक्ति को उसके परिवार, दोस्तों और परिचित माहौल से हजारों मील दूर एक नए शहर में ले जाया जाता है जहां उसे कोई नहीं जानता, तो उसकी निर्भरता पूरी तरह से अपने जीवनसाथी पर हो जाती है। और एक 1880 के पुराने घर की मरम्मत करना कोई आसान काम तो है नहीं। ऊपर से 4 छोटे बच्चों की देखभाल, एक अनजान शहर और एक विशाल घर जिसे लगातार काम की जरूरत है। मुझे लगता है ये स्थिति तो किसी भी इंसान को थकाकर दुनिया से पूरी तरह काट सकती है। ठीक, यही वो मैकेनिज्म है जिसके जरिए नियंत्रण स्थापित किया जाता है। पीड़ित के पास बाहर के दुनिया से जुड़ने या अपने लिए सोचने का समय और ऊर्जा ही नहीं बचती। लेकिन हमारे स्रोतों और डॉक्यूमेंट्री में जो सबसे अहम बात उभर कर आई वो ये कि ब्रियन ने इस अलगाव को अंदर से कभी स्वीकार नहीं किया था। अच्छा, मतलब वो लड़ रही थीं? हाँ, वो अंदर ही अंदर अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष कर रही थीं। उन्होंने चुपचाप टेक्सास में अपने परिवार के पास वापस जाने की योजना बनानी शुरू कर दी थी। वो पैसे बचा रही थीं और अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित रास्ता तलाश रही थीं। हो, ये सुन के सच में दिल टूट जाता है। वो हार नहीं मान रही थीं, बल्कि वो भागने की कोशिश कर रही थीं। लेकिन मुझे लगता है एरन को इस बात का अंदाजा हो गया था। बिल्कुल हो गया था। और यहीं पर एरन का जो डिजिटल इतिहास है वो सामने आता है, जो किसी डरावनी फिल्म से कम नहीं लगता है। 2012 के उसके कुछ यूट्यूब वीडियोस की चर्चा करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, जिन्हें उसने होबो हट्स का नाम दिया था। हाँ, मैंने भी उन वीडियोस के बारे में पढ़ा। वो बहुत ही अजीब थे। अजीब और परेशान करने वाले।
उन वीडियो में एरन और उसके दोस्त बेघर लोगों के टेंट में घुसते थे, उनके सामान को खंगालते थे और उनकी दयनीय स्थिति का मजाक उड़ाते थे। एक वीडियो में तो वो एक सोते हुए व्यक्ति के निजी तंबू में सिर्फ ये देखने के लिए घुस गया कि अंदर क्या है। मतलब किसी इंसान की प्राइवेसी का ऐसा मजाक उड़ाना, वो भी ऐसे लोगों का जो पहले से ही हाशिए पर है। यही बात है। उन वीडियोस को महज कॉलेज के दिनों की बेवकूफ़ी मानकर खारिज करना बहुत बड़ी भूल होगी। आपराधिक व्यवहार विश्लेषक इसे सहानुभूति की पूर्ण कमी और दूसरों की सीमाओं के घोर उल्लंघन के रूप में देखते हैं। एक तरह का रेड फ्लैग। बिल्कुल। जो व्यक्ति एक बेघर और लाचार इंसान की निजता का मजाक उड़ा सकता है, उसके दिमाग में ये बात गहराई से बैठी होती है कि दूसरे लोग सिर्फ उसके मनोरंजन या उसके इस्तेमाल की चीजें हैं। उनमें इंसानी गरिमा देखने की क्षमता ही नहीं होती। ये एम्पैथी डेफिसिट या सहानुभूति की कमी ही वो नींव थी जिस पर आगे चलकर उसका पूरा व्यक्तित्व खड़ा हुआ। और फिर 2013 में ब्रेन से मिलने के बाद उसके व्यवहार में एक अलग ही तरह का शिफ्ट आता है। उसके फेसबुक अकाउंट पर एक अजीब सी बेचैनी दिखने लगती है ना? हाँ, शादी के ठीक 1 महीने बाद लेडी ए का वो गाना नीड यू नाउ शेयर करना। वही मैं सोच रही थी। वो गाना जो रात के 3 बजे अकेलेपन और किसी के बिना ना रह पाने के बारे में है। मतलब हनीमून के दौरान ऐसा गाना कौन शेयर करता है? और फिर अक्टूबर 2019 का वो पोस्ट जहां उसने लिखा, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं। ये एक बहुत ही क्लासिक पैटर्न है। लेकिन यहां मैं थोड़ी सी चुनौती देना चाहूंगी। क्या अपनी पत्नी की बहुत ज्यादा तस्वीरें पोस्ट करना या ऐसे मैसेजेस लिखना हमेशा एक रेड फ्लैग होता है? मेरा मतलब है, कई बार लोग इसे अत्यधिक प्यार का इजहार भी तो मान लेते हैं ना। बाहर से देखने वालों को तो यही लगेगा कि वो बहुत प्यार करने वाला पति है। ये एक बहुत ही जायज सवाल है। सतही तौर पर यह बहुत रोमांटिक लग सकता है और यही कारण है कि बाहरी लोग अक्सर धोखा खा जाते हैं। लेकिन व्यवहार विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे आइडेंटिटी फ्यूजन या पहचान का विलय कहा जाता है। आइडेंटिटी फ्यूजन? हाँ, देखिए, स्वस्थ प्यार वो है जहां 2 स्वतंत्र व्यक्ति एक दूसरे के साथ जीवन साझा करते हैं, यानी एक और एक मिलकर 2 बनते हैं। लेकिन जब एरन कहता है मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूं, तो वो आइडेंटिटी फ्यूजन का शिकार है। वो ब्रियन को एक अलग इंसान नहीं मान रहा था, वो उसे अपनी ही पहचान का एक हिस्सा मान रहा था। ओह, तो वो उसे कोई प्रॉपर्टी या चीज समझ रहा था। बिल्कुल। यहां एक और एक मिलकर एक हो जाते हैं और वो एक एरन खुद है। वो किसी म्यूजियम के क्यूरेटर की तरह व्यवहार कर रहा था जिसके लिए ब्रियन सिर्फ एक बहुत कीमती प्रदर्शनी थी जिसे उसने अपनी सहूलियत के हिसाब से सजा कर रखा था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रियन ने अपनी आजादी की ओर कदम बढ़ाए तो एरन को ये नहीं लगा कि कोई व्यक्ति उससे दूर जा रहा है, बल्कि उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर का कोई अंग उससे काटा जा रहा हो। एकदम सही पकड़ा आपने। ये प्यार नहीं है, ये एक तरह का मालिकाना हक है। और दिलचस्प बात यह है कि 2022 तक आते आते ब्रियन ने उसके इन सार्वजनिक प्रेम प्रदर्शनों पर प्रतिक्रिया देना ही बंद कर दिया था। हाँ, मैंने देखा कि 2023 के फादर्स डे के एरन के पोस्ट पर ब्रियन का कोई लाइक नहीं था, कोई कमेंट नहीं था। वो डिजिटल सन्नाटा कहीं न कहीं चीख चीख कर बता रहा था कि पर्दा अब गिरने वाला है। वो डिजिटल सन्नाटा वास्तव में उसका एक मूक विद्रोह था। लेकिन इस विद्रोह को एक और बड़ी सामाजिक व्यवस्था ने बहुत जटिल और मुश्किल बना दिया था। हम यहाँ उनके धार्मिक परिवेश की बात कर रहे हैं। आप चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर डे सेंट्स यानी LDS की बात कर रहे हैं ना? जी। स्रोतों के अनुसार उस धार्मिक समुदाय के भीतर का जो ढांचा था उसने अनजाने में ही सही पर ब्रियन की भागने की कोशिशों को और भी मुश्किल कर दिया। क्योंकि LDS चर्च में विवाह को एक अनंत या इटर्नल बंधन माना जाता है। मुझे लगता है कि ये विचार बाहर से सुनने में बहुत पवित्र और सुंदर लगता है, लेकिन क्या यही अनंत काल का विचार पीड़ितों के लिए एक तरह की उम्र कैद नहीं बन जाता? जब वे मदद के लिए अपने बिशप के पास काउंसलिंग के लिए गए होंगे तो वहां क्या हुआ होगा? देखिए, हम सिर्फ स्रोतों और पूर्व सदस्यों के अनुभवों के आधार पर बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसी धार्मिक व्यवस्थाओं में, चाहे वे किसी भी धर्म की हों, विवाह नाम की संस्था को बचाने को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाती है। तो मतलब पीड़ित की सुरक्षा से ज्यादा संस्था जरूरी हो जाती है। कई बार ऐसा ही होता है। जब कोई जोड़ा मदद मांगने जाता है तो महिलाओं पर अक्सर ये दबाव डाला जाता है कि वे अपने पति को उकसाएं नहीं। इस स्थिति को मनोविज्ञान में अंडों के छिलकों पर चलना या वॉकिंग ऑन एगशेल्स कहा जाता है। उफ, ये तो बहुत भयानक है। यानी घर की शांति बनाए रखने का पूरा बोझ उसी पीड़ित पर डाल दिया जाता है जो पहले से ही डरा हुआ है। बिल्कुल।
और ऐसे समुदायों में पुरुष को अक्सर घर का आध्यात्मिक मुखिया माना जाता है। तो जब वो मुखिया अपना नियंत्रण खोने लगता है तो स्थितियां बहुत खतरनाक हो जाती हैं। और यही वो बिंदु है जहां एरन का मानसिक पतन एक खतरनाक मोड़ लेता है, क्योंकि मार्च 2023 में रेथियन जैसी बड़ी रक्षा कंपनी से उसकी नौकरी छूट गई थी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। उसके मुखिया होने पर टिकी थी। अचानक उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो खुद को नुकसान पहुंचाने की बातें करने लगा था। मतलब एक तरफ उसकी आध्यात्मिक सत्ता और दूसरी तरफ उसकी आर्थिक सत्ता, दोनों छिन रही थीं। इस मनोवैज्ञानिक पतन को हम फैमिली एनाइलेटर की प्रोफाइल के जरिए बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। फैमिली एनाइलेटर, क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं? जरूर। ये एक ऐसी मानसिकता है जहां एक व्यक्ति जिसे लगता है कि परिवार पर उसका नियंत्रण खत्म हो रहा है, वो एक भयानक निर्णय लेता है। माइकल हैट या जोश पॉवेल जैसे मामलों में हमने ठीक यही पैटर्न देखा है। हाँ, वे भी तो एलडीएस समुदाय से जुड़े थे और बाहर से बहुत ही परफेक्ट पिता दिखते थे। बिल्कुल। जब बाहर से एक आदर्श पिता दिखने वाले पुरुष को लगता है कि उसकी पत्नी और बच्चे अब उसकी मुट्ठी में नहीं हैं, तो वो उन्हें नष्ट कर देता है। आरोन के लिए जब उसे भनक लगी कि ब्रियन टेक्सास भागने वाली है, तो ब्रियन की हत्या करना उसे हमेशा के लिए अपने पास रखने का एकमात्र विकृत तरीका बन गया। और ये कोई ऐसा कदम नहीं था जो गुस्से में या अचानक उठा लिया गया हो। हम जानते हैं कि ये एक बेहद सर्द और सोची समझी साजिश थी। हत्या वाली रात की बात करते हैं, 21 अक्टूबर शनिवार की शाम 7:04। हत्या से कुछ ही घंटे पहले। हाँ, आरोन के iCloud में एक नोट सेव किया गया। ये नोट असल में उस रात का एक पूरा ब्लूप्रिंट था। उसमें साफ लिखा था कि अगर ब्रियन जाग जाए तो उसे कहना कि वो नेजल स्प्रे ढूंढ रहा है। ये बहाना बहुत ही बारीकी से तैयार किया गया था। 1880 के पुराने घर के लकड़ी के फर्श पर चलते हुए आवाज होना तो तय था, और अगर वो आवाज सुनकर उठती है तो उसे तुरंत शांत किया जा सके। लेकिन उस नोट की जो लाइन सबसे ज्यादा डराती है वो थी, उसके सिर में छेद कर दो। मतलब कोई इंसान इतनी ठंडी क्रूरता के साथ ऐसा कैसे लिख सकता है? ये सच में दुर्लभ है। घरेलू अपराधों के इतिहास में इस तरह की लिखित और पूर्व नियोजित योजना का मिलना बहुत आम नहीं है। आमतौर पर ऐसे अपराध जुनून या अचानक आए गुस्से के उबाल में होते हैं, लेकिन यहाँ हर कदम को कैलकुलेट किया गया था। लेकिन एक बात मुझे अभी भी परेशान करती है, अगर वो इतना चालाक और शातिर था तो उसने इस खौफनाक योजना को अपने फोन में टाइप करके पीछे क्यों छोड़ दिया? क्या ये एक तरह का ओवर कॉन्फिडेंस था या वो चाहता था कि लोग इसे पढ़ें? इसके पीछे असल में उसका सिस्टमैटिक और सैन्य दिमाग काम कर रहा था। सैन्य दिमाग? हाँ, आरोन ने 8 साल तक वायुसेना में काम किया था और रेथियन में डिफेंस सिस्टम्स को संभाला था। उसका दिमाग हर चीज को एक ऑपरेशन की तरह प्रोसेस करता था। वो जो नोट टाइप करा था वो असल में एक मेंटल रिहर्सल थी। सेना में से कॉन्टिंजेंसी प्लानिंग कहते हैं। मतलब अगर प्लान ए काम नहीं करेगा तो प्लान बी क्या होगा? एकदम सही। वो हर संभावित स्थिति के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। और ये बात तो क्राइम सीन से भी पूरी तरह साबित होती है। पुलिस को कमरे में 3 खाली 9mm शेल केसिंग मिले, लेकिन घाव केवल एक था। कमरे में कोई सामान नहीं बिखरा था, किसी तरह के संघर्ष का कोई निशान नहीं था। उसने घटना को इतनी खामोशी से अंजाम दिया कि बगल के कमरों में सो रहे 4 बच्चे भी नहीं जागे। उसने पूरे घटनाक्रम को सचमुच एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह ट्रीट किया। और सबसे भयानक बात पता है क्या है? हत्या के तुरंत बाद वो वहां से भागा नहीं। अरे बाप रे, तो वो वहीं रुका रहा? हाँ, उसने वेटिंग विंडो का इस्तेमाल किया। वो कई घंटों तक उस घर में अपनी मृत पत्नी और सोते हुए बच्चों के साथ रहा। उसने सुबह होने का इंतजार किया ताकि वो बिना किसी का ध्यान खींचे पड़ोस से निकल सके। क्योंकि रात के 3 बजे घर से भागती हुई गाड़ी किसी का भी ध्यान खींच सकती थी। बिल्कुल। और फिर सुबह 8:50 पर जब बच्चे जाग गए तो उसने उन्हें वो भयानक झूठ बोला कि माँ बेडरूम में रो रही है। ओह गॉड! उन बच्चों को घर के तनाव और अपनी माँ के अकेलेपन की इतनी आदत हो गई थी कि उन्होंने अपनी माँ को परेशान न करने का ही फैसला किया। और उस एक झूठ ने एरन को लगभग 10 मिनट का फायदा दे दिया। हाँ, जब तक बच्चे उस बेडरूम के पास पहुंचते, एरन अपनी सफेद BMW में बैठकर गायब हो चुका था। और इसके बाद जो मैनहंट शुरू हुआ वो तो पुलिस के लिए किसी बुरे सपने जैसा था। कैंप कॉलियर के 525 एकड़ के घने जंगल में उसकी कार मिली, सड़क से लगभग 1500 फीट दूर, इस तरह छिपी हुई कि उसे आसमान से आसानी से न देखा जा सके। ये मैनहंट ऐसा था जैसे पुलिस एक ऐसे खिलाड़ी के खिलाफ शतरंज खेल रही हो जिसने खुद छिपने के नियम लिखे हों। बिल्कुल, क्योंकि एरन के पास जो ट्रेनिंग थी वो कोई साधारण कैंपिंग कौशल नहीं था। उसके पास सियर
या सेरे ट्रेनिंग थी, सर्वाइवल, इवेजन, रेजिस्टेंस और एस्केप। सही कहा। सैरे ट्रेनिंग सेना की सबसे कठिन सर्वाइवल ट्रेनिंग में से एक है। ये सिखाती है कि दुश्मन के इलाके में बिना कोई सुराग छोड़े कैसे जिंदा रहना है। जब पुलिस ने उस जंगल के ऊपर इंफ्रारेड सेंसर वाले आधुनिक हेलीकॉप्टर भेजे तो वे कुछ भी नहीं पकड़ पाए। तकनीकी रूप से देखें तो इंफ्रारेड और थर्मल कैमरों को चकमा देना लगभग असंभव लगता है ना? ये तकनीक तो शरीर की गर्मी और बाहरी वातावरण के बीच का अंतर पकड़ लेती है। एक इंसान का शरीर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, उसे जंगल की इतनी ठंड में कैसे छिपाया जा सकता है? यहीं पर उसकी सैरे ट्रेनिंग काम आती है। थर्मल कैमरे गर्मी के कॉन्ट्रास्ट को पकड़ते हैं, लेकिन अगर कोई प्राकृतिक खाइयों में लेट जाए और खुद को गीले पत्तों, कीचड़ और घनी वनस्पतियों से ढक ले तो वो एक इंसुलेशन लेयर बना लेता है। मतलब शरीर की गर्मी बाहर ही नहीं निकल पाती? बिल्कुल। और ऊपर से पत्तों का तापमान जंगल के बाकी हिस्से के तापमान से मेल खाता है। करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर सेंसर के लिए वो इंसान महज एक ठंडी जमीन का हिस्सा बन जाता है। ये तो बहुत ही खतरनाक स्तर की चालाकी है। और इसके अलावा उस जंगल की असमान जमीन और अनगिनत जानवरों के रास्तों ने खोजी कुत्तों को भी पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। तो ये सिर्फ पुलिस की एक सामान्य खोज नहीं थी, ये एक वॉर ऑफ एट्रिशन या थका देने वाली लड़ाई बन गई थी। एक ऐसी लड़ाई जहां दोनों पक्ष एक दूसरे के थकने या गलती करने का इंतजार करते हैं। और मैंने पढ़ा कि पहले 48 घंटों में एरन का कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट नहीं मिला, कोई फोन पिंग नहीं, कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं। उसे रेथियन में अपने अनुभव के कारण अच्छे से पता था कि पुलिस कौन सी तकनीक इस्तेमाल करेगी, इसलिए उसने जानबूझकर खुद को डिजिटल दुनिया से पूरी तरह काट लिया था। एक ऐसा व्यक्ति जो आधुनिक तकनीक को इतनी अच्छी तरह समझता था, उसने उसी तकनीक के खिलाफ एक ब्लैकआउट बना लिया। वित्तीय लेनदेन की कोई जानकारी ना होने का मतलब तो यही है कि या तो उसने भागने से पहले महीनों तक बहुत सारा कैश इकट्ठा कर लिया था, या फिर उसने उस घने जंगल के किसी ऐसे हिस्से में खुद को ही खत्म कर लिया जहां उसकी बॉडी कभी ना मिल सके, ताकि वो पुलिस को कभी ये संतुष्टि ना दे सके कि उन्होंने उसे पकड़ लिया है। वो अंत तक अपना कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहता था। ये पूरी कहानी किसी को भी अंदर तक सुन कर देने के लिए काफी है। मतलब 42 चेरी स्ट्रीट का वो ऐतिहासिक घर जिसे कभी इतने बड़े सपनों के साथ खरीदा गया था, जहां ब्रायन ने दीवारों को पेंट करते हुए इतनी मेहनत की थी, वो अब सिर्फ एक खाली इमारत बनकर रह गया है। हाँ, परफेक्शन का वो मुखौटा पूरी तरह बिखर चुका है। पिछवाड़े में विदेशी मुर्गियां शायद अभी भी वैसे ही घूम रही होंगी, लेकिन परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया। और वे 4 छोटे बच्चे जिन्होंने एक ही सुबह में अपने माता पिता दोनों को खो दिया। इस घटना का विश्लेषण हमें ये याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे खतरनाक खतरे हमारे आसपास ही मौजूद होते हैं, लेकिन वो परफेक्शन के इतने शानदार मुखौटे के पीछे छिपे होते हैं कि हम उन्हें देख ही नहीं पाते। बिल्कुल सही कहा। और इसी बात के साथ हम आज के इस डीप डाइव को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जिस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये हमारे आधुनिक डिजिटल युग का सबसे बड़ा और खौफनाक विरोधाभास है। और वो क्या है? यही कि कोई अपनी पूरी जिंदगी सोशल मीडिया पर डालकर दुनिया से जुड़ा हुआ महसूस कर सकता है, हर दिन सैकड़ों लाइक्स पा सकता है, लेकिन वास्तव में वो बंद दरवाजों के पीछे पूरी तरह से अकेला और जानलेवा खतरे में हो सकता है। बाहर से सब कुछ एकदम परफेक्ट रंगावा दिख सकता है। ये बहुत ही गहरी बात है। लेकिन क्या आज के हमारे ये तथाकथित डिजिटल कनेक्शंस इतने सक्षम हैं कि वे इस डिजिटल भक्ति और खतरनाक मनोवैज्ञानिक नियंत्रण के बीच के बारीक अंतर को पहचान सकें? या फिर हम अभी भी सिर्फ उस खूबसूरत घर की बाहरी दीवारों को ही देख रहे हैं, जबकि अंदर कोई खामोशी से अपनी आज़ादी की आखिरी लड़ाई लड़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी के ख़त्म होने के बाद भी देर तक हमारे दिमाग में गूंजता रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।